वेलकम बैक टू आवर चैनल व्यूअर्स, दिस इज शिल्पी हियर। और आज हम यहाँ पर फिर से एक बार बात करने वाले हैं 5 प्रश्नों पर, जिसमें हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आज फिर से एक बार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए, पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए किससे जो है संबंधित है ये कथन। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोजगार में आरक्षण के प्रावधान को रोजगार में आरक्षण के प्रावधान को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। किसकी बात कर रहा है ये? अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में, जिसमें कहा गया है कि रोजगार में जो आरक्षण है उसका प्रावधान प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग में किया गया था, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो रोजगार में आरक्षण का प्रावधान है वो सेकंड जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अंतर्गत किया गया था, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया था, ना कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के सिफारिशों पर। तो ये कथन क्या हुआ? हमारा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर तो ये कथन की बात रही, स्पष्ट हो गई है। इसमें एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, 2-3 ऐसे कई आयोग हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम किसके बारे में भी जानेंगे? पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या है ये? एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो वर्णन है वो है हमारे आर्टिकल के तहत होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उन निकायों या उन आयोगों को क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। कैसे? देखिए, अब जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की बात मैं कर रही हूँ, वो आता है आपका आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आपका 338B के अंतर्गत आता है। ठीक है, 338B के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैंने क्या बताया, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि उसका हमारे संविधान में आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। स्पष्ट हो गया है। चलिए, दूसरा कथन कह रहा है कि आरक्षण का न्याय शास्त्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद? 16(1) के तहत यहाँ पर सार्वजनिक रोजगार में, ध्यान दीजिए, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की वास्तविक समानता के सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। तो 16(1) यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है? कि सार्वजनिक रोजगार में जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो वास्तविक समानता, यानी कि बाकी लोगों के साथ भी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए भी समानता का जो है वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। सारा व्यवहार उनके प्रति जो है समानता के स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि वो देखिए शैक्षणिक और जो है आप सामाजिक रूप से थोड़े से अगर पिछड़े हैं अगर, तो उनको क्या है, सभी के साथ वास्तविक समानता उनको वहाँ पर मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया है? ये कथन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए, पहला कथन यहाँ सही नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, आप चाहे तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ये रही इसकी व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहले ज़रा सोचिए, ये ब्रिक्स क्या है? इसका नाम ब्रिक्स क्यों रखा गया? किस नाम से जोड़कर ये ब्रिक्स बना? तो इसको ऐसे समझना है। ब्रिक्स में देखिए आप बी, ठीक है, RIC एंड देन लास्टली S है। तो क्या है? ये ब्रिक्स बना। अब ये क्या है, इसको मैंने ब्रेक करके क्यों बताया? समझिए, इसमें क्या क्या देश है, उन देशों के नाम के आधार पर जो है ये ब्रिक्स एक समूह, एक ग्रुप बना। B से आप देखेंगे ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, S से आप देखेंगे साउथ अफ्रीका और C से चाइना। देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्यों बताया, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए, पहला स्टेटमेंट है ब्राज़ील, रशिया और भारत और दक्षिण अफ्रीका इसके संस्थापक देशों में, संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ये देश, मतलब जब ये ग्रुप बना था, और ये कब ग्रुप बना था? तो आप देखेंगे कि 2006 में ब्रिक्स जो है ये समूह कब आया नज़र में? 2006 में बना। तो इसमें कौन कौन से उस वक्त सदस्य थे इसके संस्थापक? ब्राज़ील था, रशिया था, भारत था, और प्लस इसमें कौन था? चाइना भी इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। लेकिन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बना 2006 में, तब तो ये सारे देश इसमें शामिल थे, संस्थापक सदस्य थे। लेकिन आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जो है इस समूह से 2010 में जुड़ा है। स्पष्ट हो रहा है सारी चीज़ें? तो दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स से जुड़ा है, तभी इसका नाम फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया? चलिए,
दूसरा कथन कह रहा है इस बहुपक्षीय समूह की अध्यक्षता, ध्यान दीजिए, इस बहुपक्षीय समूह की अध्यक्षता सदस्य देशों के मध्य चक्रानुक्रम पद्धति कैसे की जाती है। मतलब इसमें अध्यक्षता जो है वो हर साल तो होती है, लेकिन उनका क्रम क्या होता है। ऐसा होता है कि आज भाई ब्राज़ील ने किया, फिर इसके बाद फिर कभी इंडिया ने कर लिया, कभी साउथ अफ्रीका ने कर लिया, नहीं। किसकी बात करा, चक्रानुक्रम, यानी कि इस तरह से देखिए चक्रानुक्रम की बात करा कि एक बार ब्राज़ील करेगा, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे रशिया करेगा, फिर इसके बाद देखेंगे इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर हर एक साल के बाद साउथ अफ्रीका करेगा। तो यहाँ पर चक्रानुक्रम की बात कर रहा है। तो इस तरीके से चक्र चलेगा, इसकी अध्यक्षता पहले ब्राज़ील करेगा, फिर अध्यक्षता कौन करेगा, रशिया करेगा। तो इस तरह से क्या है, एक चक्रानुक्रम पद्धति इसकी चलती रहती है। तो प्रत्येक वर्ष जो है वो अध्यक्षता इसमें ऐसे होती है। अब आप ये बताइए कि जो अभी हाल ही में हमारा होने वाला जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो कौन सा देश जो है उसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कथन करेक्ट हो गया है। पहला कथन यहाँ पर गलत था, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका इसका संस्थापक सदस्यों में से नहीं था। इसके द्वारा वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ ध्यान दीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि 2014 में एनडीबी की स्थापना की गई थी। तो अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, क्यों इसका जिक्र यहाँ किया गया। हम तो भाई ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया गया, वो इसलिए क्योंकि स्थापना इसकी जो थी वो 2014 में की गई थी। आप देखेंगे कि ब्रिक्स और अन्य सभी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें नवाचार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीव्र गति के लिए इसका गठन किया गया था। किसका गठन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो किसके द्वारा, ब्रिक्स और जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा ऐसी चीज़ों का जो है, ऐसे बैंक का एक स्थापना का गठन किया, उनकी जो स्थापना है उसका क्या है, गठन किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर एक कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2014 में इसका गठन हुआ है, स्थापना हुई है, ना कि 2018 में। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हो जाएंगे, तो दूसरा कथन हमारा सिर्फ यहाँ पर ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। पहला और तीसरा गलत था, इसकी व्याख्या ये रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर जंप करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, समझ रहे हैं ना आप, इसको देखिए ऐसे समझिए, UI, ठीक है, DAI, सब रूबरू होंगे शब्द से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये क्या कह रहा है, ये आधार, वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक क्या है, ये वैधानिक निकाय है। अब देखिए यहाँ पर वैधानिक निकाय है, तो इसके बारे में और देख लीजिए। वैधानिक निकाय को हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको सांविधिक निकाय भी कहा जाता है, ठीक है, स्पष्ट हो रहा होगा ना पूरी तरह से, सांविधिक निकाय भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। चलिए देखिए ये सब चीज़ें एक ही, मतलब वैधानिक बोला जाए, सांविधिक बोला जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाए, ये सब चीज़ें एक ही हैं। चलिए इसके बारे में समझेंगे, अभी घबराइए नहीं। दूसरा कथन पहले पढ़ लेते हैं कि ये विधि एवं कानून मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्या, UIDAI जो है वो विधि एवं कानून मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए इन दोनों सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि UIDAI की जो स्थापना है वो एक सांविधिक निकाय है, अभी बताया वो एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ कुछ कथन जो है वो ठीक होने की संभावना है। तो वो एक सांविधिक निकाय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 12 जुलाई 2016 को जो है वो ये स्थापित किया गया था, उसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर ये कथन पता चल गया, ये भाई गलत है, क्योंकि विधि एवं कानून मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो ये कथन गलत है। पहला कथन देखिए यहाँ पर पूरी तरह सही है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा था कि 12 जुलाई 2016 को इसका गठन किया गया, और ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है। तो हमारा पहला कथन ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैधानिक निकाय यानी कि सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी, जिस नाम से हम चाहें से, जिसमें हम कंफर्टेबल है बुला सकते हैं इसको, तो क्या है, एक वैधानिक निकाय है। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, संवैधानिक निकाय, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, लेट्स सी। यहाँ पर हम क्या समझना है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय के बारे में। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जिस संसद में, इसमें क्या
होता है, इसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है। किसको? सांविधिक निकाय कोई भी हो उसकी बात कर रही हूँ, जिसे संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है। और इन बॉडीज को हम देखेंगे बेसिकली इनकी स्थापना प्राय किसी विशेष कार्यों के करने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है इसका मतलब, तो ये कथन हमारा करेक्ट था। ठीक है, तो समझ गए ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्यों मैंने ये बताया, क्योंकि ये दिखने में लग रहा है कि बड़ा साधारण सा है भाई, वैधानिक है, हो सकता है यहाँ पर बस इतना कर दे कि संवैधानिक कर दे और पूरा क्वेश्चन बदल सकता है, पूरा अर्थ जो है वो उसका निरर्थ हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में किसी आप देखेंगे किसी आर्टिकल के अंतर्गत इसके बारे में नहीं दिया गया, इसीलिए क्या है ये संवैधानिक निकाय नहीं वैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखने में लगती है आसान है, लेकिन अगर हम वहाँ चूक कर जाएंगे तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो ध्यान दीजिएगा, आप पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला कथन हमारा केवल ठीक है, दूसरा गलत है। वो क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसकी चाहे तो आप व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है इसकी व्याख्या, ये रही इसकी व्याख्या 2016 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, ट्रिप्स के बारे में है यहाँ पर। तो ये ट्रिप्स क्या है, तो ट्रिप्स के बारे में देखिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है ट्रिप्स का, देखिए ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या है इनके कथन जो हमें विचार करना है। इसको देखिए, पहला कथन कह रहा है कि ये विश्व व्यापार संगठन के यानी कि WTO की बेसिकली यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि WTO के जो सभी सदस्य हैं उन सदस्य देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। ये क्या है, WTO के जितने भी सदस्य हैं उनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे 1995 में WTO को सभी सदस्यों के बीच जो एक है ये अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता हुआ था, ये पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन इसको समझिए इसके अंदर क्या समझौता हुआ, क्या चीज़ें ऐसी डिस्कस किया गया, क्या चीज़ें बताई गई। तो इसमें क्या होता है कि IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी देता है। ये क्या करता है, IP यानी कि क्या है, IP क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी देता है। और सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर उनके मानक बता रहा है, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मानक बता रहा है। तो समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए मानक समझने से पहले जानना होगा ना कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये बौद्धिक संपदा में क्या क्या आता है, ऐसा क्या है जिसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए। साधारण सी चीज़ के लिए मानक कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी पर्सन या किसी ग्रुप के द्वारा कोई कृति जो सोसाइटी के लिए आवश्यक हो या सोसाइटी के लिए लाभप्रद हो, और हम देख सकते हैं जो कृति जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है उसका, तो उसके लिए भी आर्थिक रूप से लाभप्रद होती है, उसका भी वो महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए भी क्या है लाभप्रद है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, उसका भी लाभ उसको क्रिएटर को मिल रहा है। तो क्या कहलाता है ये IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा कहलाता है। तो क्लियर हो गया आपसे, बौद्धिक संपदा नहीं भूलेंगे। उसके देखिए मानक क्या क्या है, कॉपीराइट हो गया, संबंधित अधिकार हो गया, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क हो गया, भौगोलिक संकेतक हो गया, पेटेंट संबंध में सुरक्षा मानक निर्धारित करता है ये ट्रिप्स। तो ये कथन पूरी तरह से हमारा यहाँ पर ठीक हो जाता है। क्लियर हो गया है, यानी कि दोनों कथन करेक्ट हैं। पूछ रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो दोनों कथन हमारे ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं क्या है। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाएं जो है वो कैस्पियन सागर से लगती है। किसकी बात कर रहा है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं जो है वो कैस्पियन सागर से लगती हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको पता चलेगा कैस्पियन सागर कहाँ पर है, क्यों ये प्रश्न चर्चा में बना हुआ है। इससे पहले ऑप्शंस देखिए, इसमें कह रहा है कि भाई रशिया हो सकता है, ईरान हो सकता है, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और अर्मेनिया हो सकता है। लेकिन देखिए अब ये ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न आया और मैंने बता दिया ये सही है भाई आप रट लीजिए, ऐसा नहीं है। जब इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष आते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप इसको मैप के थ्रू समझिए, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्नों को मैप के थ्रू समझने से क्या होगा, उसके साथ साथ आप और भी चीज़ों की जानकारी वहाँ से ले सकेंगे। तो चलिए हम ज़रा मैप पे थोड़ा सा चलते हैं और जंप करते हैं। मैप क्या कह रहा है इसका,
देखिए कैस्पियन सागर से जो है वो कौन कौन से देश लगते हैं, जैसे आप देखेंगे रशिया हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, इसके बाद देखेंगे ईरान हो गया आपका, तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका, कजाकिस्तान हो गया। देखिए रशिया कैस्पियन सागर से लग रहा है उसकी सीमा, ठीक है, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सब क्या है कैस्पियन सागर जो है इनकी सीमा से लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, ऑप्शंस कौन कौन से दिए थे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा कथन ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि पहला क्या है रशिया है, ईरान भी उससे टच हो रहा है, इसके बाद आप देखेंगे चौथा अजरबैजान भी हो रहा है, इसका मतलब उज्बेकिस्तान और अर्मेनिया नहीं हो रहा है। चलिए इसके साथ साथ हम वो भी देख लेते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों। देखिए यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, इसके बाद कौन सा कह रहा था, अर्मेनिया जो है वो उसकी सीमा को टच कर रहा है क्या, आप खुद देखिए, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो उज्बेकिस्तान और अर्मेनिया इनके ऑप्शंस में से यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इनके ऑप्शन से निकल जाएगा। तो कौन कौन सा है, रशिया, ईरान और जो अजरबैजान है वो कैस्पियन सागर की जो इससे सीमा जो है वो टच हो रही है। क्लियर है। अब देखिए ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया है, देखिए ध्यान दीजिए, मज़ेदार बात क्या है, अजरबैजान हो गया और अर्मेनिया हो गया, अभी ना ये चर्चा में कुछ देश जो है वो बने हुए, अभी क्या थोड़े लंबे समय से चर्चा में अपने स्थल को लेकर कुछ बना हुआ है, इनका चर्चा में जो मुद्दा चल रहा है, और चर्चा में अजरबैजान और अर्मेनिया चल रहा है। पूछा क्या गया आपसे, कैस्पियन सागर। तो ऐसे ही कई चीज़ें जो करंट में चल रही हैं ना, उनके आसपास भी नज़र गड़ाए रखिए, हो सकता है उनसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि जिसके बारे में चर्चित जो अभी मुद्दा चल रहा है उस पर ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि कम प्रश्न आएंगे, जबकि उसके आसपास की चीज़ें जो चल रही होती है वहाँ हमारी नज़र चूक जाती है और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिए। देखिए उज्बेकिस्तान भी इसमें इसकी सीमा को टच नहीं करता, अर्मेनिया भी नहीं करता, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान जो है वो उसकी सीमा कहीं ना कहीं देखिए टच हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी सीमा से टच हो रहे हैं। ये क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से इसके साथ साथ आप मैपिंग की तैयारी भी करते रहेंगे, तो करंट्स के साथ कोई भी मुद्दा अगर आता है इस प्रकार से तो इस तरह से तैयारी करिए ताकि कोई भी इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत ना हो सके। इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ अलविदा कहना चाहूँगी। आप सब अपना ध्यान रखिए, इस तरह से निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि कोई भी नया टॉपिक अगर करंट में बना हुआ है तो आप उससे रूबरू हो सके। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।